नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है। 2024 के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जब हम इनिशियल लेवल पे तैयारी करते हैं, हो सकता है हम बिगनर होंगे, हो सकता है हम अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होंगे, बीए बीकॉम के सेकंड ईयर फाइनल ईयर में होंगे, हो सकता है तैयारी करते हैं हमें 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और हमें लग रहा है कि हमारा कुछ रिजल्ट जो है वो अभी तक तो नहीं आया है। क्या ऐसा है क्या कि आगे भी ऐसा होगा? और इस बार कैलेंडर आ गया है, मैं 2024 को टारगेट कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकूं। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हैं जिनकी लाइफ जर्नी शायद अगर मैं कहूं तो शायद आई एम द पर्सन जिसे जीरो से पता है कि जीरो से कहां से स्टार्टिंग हुई और आज वो कहां पे है, किस मुकाम पे है। हमारे साथ सना अंसारी हैं। हाय सना, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है सना? सर मैं बेसिकली सांगली महाराष्ट्र से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी मैथमेटिक्स किया था। एंड अभी मैं एलआईसी डबल ए हूँ। अभी आप एलआईसी में डबल एओ हैं। यस सर। सना, ये पोस्ट कई लोगों का सपना होती है। यस सर, हम भी इसी पोस्ट का सपना देख रहे थे जो आज सच हो चुका है सर। और सना, मतलब एक, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, कितना समय लगा सना इस पोस्ट तक, इस सपने तक पहुंचने में हमें? सर वैसे तो पूरा ड्यूरेशन देखा जाए तो 2 इयर्स का लगा, 2022 से 2023 तक। तो पूरा 2 साल का था, बट जैसे कि मेरी एज जो है वो 22 की है और मैंने प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं इलिजिबल जब हुई तब इसका नोटिफिकेशन आया एंड देन मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया। आपकी उम्र अभी 22 साल है यस सर। और 22 साल में आपने एलआईसी डबल एओ निकाल लिया है। यस सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत गौरवान्वित क्षण होते हैं बीइंग अ टीचर, क्योंकि आई थिंक मैं सना को बहुत इनिशियल लेवल से आई थिंक जानता हूं, जब इन्होंने अपनी ग्रास रूट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सना, एलआईसी डबल ईओ के बारे में हमने बहुत सुना है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, और यहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर सकते हो। क्या ये सारी बातें सच हैं? यस सर, सारी बातें सच हैं। और एक्चुअली सर अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो अभी हमारा थियोरेटिकल ट्रेनिंग हुआ 3 मंथ्स का, जो कि जोनल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। एंड अभी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, मतलब हमें ब्रांचेस दी अलॉट किए गए हैं और अभी मेरा ये 5 दिन का ही एक्सपीरियंस हुआ है ब्रांच का। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, आपको सभी लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, कहीं पे भी आप जाओ आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, संभाल के लेते हैं। सो बहुत अच्छा वर्क कल्चर है सर यहाँ पे। मतलब अगर मैं एलआईसी डबल एओ का सपना देखूं और उसके लिए अगर मैं मेहनत करूं तो क्या वो वर्थ है सना? बहुत वर्थ है सर, बहुत वर्थ। मतलब 360 डिग्री का चेंज मैंने मेरी लाइफ में देखा है सर। जो मैं प्रिपरेशन के पहले, मतलब प्रिपरेशन जर्नी में थी, जैसी मेरी जिंदगी थी और अभी जो मेरी लाइफ में जी रही हूँ, इसमें बहुत चेंज है। एकदम एकदम ही बदल गया है सर सब कुछ। नहीं, मैं जरूर सना जानना चाहूंगा कि जितना आप बता सकती हैं वो जरूर बताइए कि ये 360 परिवर्तन जो है, इसको, इसकी डिफिनेशन क्या है? सर मतलब पहली बात तो आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपको कोई पहचानता नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास एक जॉब होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, और वो भी ऐसी जॉब जिसकी सैलरी ही 1 लाख है स्टार्टिंग में ही, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपको मतलब मैडम के अलावा कोई और कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो एक ऐसा चेंज है। फिर लाइफस्टाइल भी चेंज हुई है। जिन चीजों का पहले हम सपना देखते थे कि नहीं, ये चीज खरीदते टाइम पे प्राइस देखना पड़ता था, तो अब है कि हाँ हम ले सकते हैं। सो ऐसे चेंजेस हुआ है। फिर फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। पहले ये था कि लड़की है तो नहीं उतना आगे बढ़ पाएगी, या फिर क्या ही करेगी पढ़ाई करके, ऐसी भी सोच मैंने देखी है, मेरे फैमिली में ऐसी सोच थी। तो ये सब ओवरकम करके अब मैं जब बन चुकी हूँ कुछ, तो ये सब बदल गया है, लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है मेरी तरफ। मतलब जब हमने सफलता पाई सना तो सारी चीजें 360 डिग्री चेंज हो गई, यस है सर, ना? बिल्कुल सर। और यस। तो इनिशियली अगर मैं बिगिनर हूं तो मेरी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए?
तो सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने से पहले यही एटीट्यूड होना चाहिए कि कितना भी मुश्किल तो होगा, मतलब हम सब में तो परफेक्ट नहीं हो सकते सारे सब्जेक्ट में, तो मुश्किल तो होगा लेकिन हमें ट्राई करना है और अपना बेस्ट देना है। फिर सेकेंडली ये कि हमें देखना है कि अगर मैथ्स हमें इतना ज्यादा टफ जा रहा है तो पहले तो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें जितना हो सकता है हमें। उसमें भी ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि वो पूरा 100% टफ है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कुछ चीजें ना आसान होती हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे होती हैं, तो कुछ टफ लेवल पे होती है। तो हम स्टार्टिंग में जो आसान है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, एंड सेकेंड जो स्टेज है वो मॉडरेट की होनी चाहिए। ये जो जब दोनों परफेक्ट हो जाए इसके ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए, और वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंसेप्ट सीख लिए और आ गया हमें, तो ऐसा तो कोई भी मतलब मैंने सर इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में ना दो तरह के लोग देखे हैं। तो ऐसे एक लोग होते हैं जिनको सब आता है, सारे कंसेप्ट्स पता होते हैं, बट वो अप्लाई नहीं कर पाते, उनके मार्क्स नहीं आते, मॉक में मार्क्स नहीं होते, उनके एक्यूरेसी नहीं होती है, स्पीड नहीं होती है। और एक ऐसे जिनको ठीक है मतलब पता है, उतना भी प्रो लेवल पे नहीं पता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को प्रो लेवल पे लेके जाते हैं। एंड मैं सेकंड कैटेगरी की हूँ, ये पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो बस यही है कि पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, जो डर है मन में वो ना मतलब कम करें, एंड देन प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका है जिसको हम अगर जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। यस सर। राइट राइट। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप जितना पारंगत होंगे सीख सीख के, उतना बेहतर लर्निंग आपको और कहीं से नहीं मिल सकती है। सना, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है हम्म। जो अगर मान लो मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। मतलब एक ग्रामेटिकल पार्ट हो गया, या फिर एडिटोरियल का पार्ट हो गया, या फिर आरसी का पार्ट हो गया, और बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपकी हम्म। अप्रोच इंग्लिश के रिगार्डिंग क्या थी, कैसे आपने उसको बेस्ट किया, अगर आप पहले वीक थी तो? यस सर, मैं बताना चाहूंगी कि मेरा इंग्लिश जो है ना सबसे वीक सब्जेक्ट था, और स्पेशली उसमें जो ग्रामर्स के रूल थे वगैरह मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने ये प्रिपरेशन में ही सब कुछ सीखा, मतलब बेसिक से सब कुछ सीखा, नाउन प्रोनाउन से लेके सब। तो पहले तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लूं, तो मैंने एक दो महीने जो है वो ग्रामर पढ़े अच्छे से, और मैंने इसके लिए निमिषा मैम जो है, निमिषा बंसल मैम, उनको फॉलो किया था। तो उनका मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ पढ़ा था। एंड उसके बाद मेरा डेली का ये था कि जो भी एक एडिटोरियल पढ़ना है और जो भी उसमें होकैब आती है वो अच्छे से पढ़ करना है। तो ऐसे करते करते जब मेरी होकैब स्ट्रांग हो गई ना, और एडिटोरियल पढ़ने से जो रीडिंग स्किल्स मेरी अच्छी हुई, उससे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे अब मार्क्स बढ़ रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी सही हो रही है। और इंग्लिश में सर ऐसा होता है कि करने को हम सब 20 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट में हम पेपर खत्म कर सकते हैं इंग्लिश का, बट ये होता है कि एक्यूरेसी नहीं होती है। और सबसे ज्यादा वहीं पे मतलब हमारे मार्क्स निगेटिव में चले जाते हैं, और जो हमने यहाँ पे क्वांट रीजनिंग में इतनी मेहनत करके एक एक सेकंड बचा के मार्क्स लाए होते हैं, वो भी नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता। तो इंग्लिश जो है उसमें यही कहूंगी कि एक्यूरेसी अगर है आपकी तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक्यूरेसी के बिना अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ मतलब ही नहीं है। आपका जो क्वांट रीजनिंग को इतनी मेहनत करके आप मार्क्स लेके आ रहे हो वो भी आपके चले जाएंगे, और ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। और एक्यूरेसी के साथ, और ये खाली मैं सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, जिंदगी में भी अगर आप एक्यूरेसी को अप्लाई करेंगे तो आपके यस। बहुत काम बनेंगे, है ना। मतलब जितना सटीक आपका डिसीजन, निर्णय होगा कि हाँ सही काम करो, 10 नहीं 1 करो लेकिन सही करो, अगर आप वो करेंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी सर। बेहतर होती है। जीए सना, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई कह रहा है 6 महीने की तैयारी कर लो, सब क्लियर। अब पता चला एग्जाम में 8वें महीने का सवाल आ गया। किसी ने कहा हम्म। कि अरे वो मोदी जी कहाँ गए थे, यहाँ का थोड़ा पढ़ लेना। अब पता चला मोदी जी की वो वाली यात्रा का पूछ लिया, है ना। किसी ने कहा कि बजट को और डेप्थ करना, बजट में वो वाला सवाल आ गया। तो जीए एक ऐसा अनसर्टेन है कि हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट जो है वो क्या होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि उन्हें एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक आइडिया नहीं होता। सर, तुम्हारा एक अप्रोच क्या था जीए, और कैसे किसी से जीए को किया? यस।
सर जीए सच में बहुत अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट, मतलब ऐसा है कि अगर उसमें हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है, सब कुछ हमें याद करना ही है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता। तो मेरा सिंपली ये अप्रोच था कि मैं एक वीडियो लेक्चर फॉलो करती थी और एक पीडीएफ, तो दोनों में बहुत सी चीजें कवर हो जाती थी। तो उसी में से ना ऑलमोस्ट जो मतलब जीए का मेरा ऐसा था कि जितना लोग करके आएंगे उतना तो मैं डेफिनेटली करके आऊंगी। अभी कोई है जो एक्स्ट्रा लेवल पे एक दो मार्क्स मुझसे ज्यादा ले रहे हैं तो ठीक है, मैं क्वांट रीजनिंग में वो कवर कर लूंगी, लेकिन जो सब कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने दो जो सोर्सेस फॉलो किए थे, एक वीडियो लेक्चर किया था पीयूष सर का किया था, और इस पीडीएफ में मैंने ऑफिस क्लाउड फॉलो किया था। तो इससे मेरा ऑलमोस्ट सब कवर हो गया था। ओके। ओके, नहीं, जीए की अप्रोच बहुत जरूरी है, और मेंस में भाई गेम चेंजर है ये। यस कि सर। अगर आपको क्लिक हो गया है कि मोदी साहब जो हैं वो अभी अमेरिका जाके ये वाला जो है वो साइन किए थे, तो वो हम्म। इमीडिएट क्लिक है, और वो तभी हो सकता है जब आप उसकी अच्छे से रीडिंग जो है वो आप किए हों। और सर इसमें मुझे सना। मैं ऐड करना चाहूंगी कि जीए में ना रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि मतलब ऐसे होता है कि हमें उस मोमेंट पे लगता है कि ये तो याद ही नहीं है, बट एग्जाम में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो रिलेट कर पाते हैं। और कई दफा ऐसा हुआ है, मतलब एलआईसी के भी एग्जाम में ऐसे बहुत बार मेरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हुए थे कि जिसमें मैं 50-50% पे थी। तो अगर हमने रीड किया है, हमने उसमें मेहनत की है ना, तो उसका फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएंगे। तो अगर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन भी आप इलिमिनेट कर रहे अपनी उस मेमोरी से जो थोड़ी थोड़ी सी है, तो भी आप 50% पे आपका चांस है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जितना आप रिवीजन करेंगे आप रिकॉल करते जाएंगे। मतलब यस। हमारे माइंड के साथ गेम क्या होता है कि आज भी हम पूछ लें कि शोले मूवी में बताओ जब वो लड़ाई हुई थी तो फिर क्या हुआ, अरे एक एक मुंह जवानी याद रहे। क्यों याद रहती है? क्योंकि क्योंकि हमने उसको विजुलाइज किया है। ऐसे ही स्टडी में क्या होता है कि विजुलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे तो वो हमारे दिमाग में फिट होती है, जो एग्जाम में हमें बेनिफिट करता है। यस सना, सर। रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए नया है। मतलब अगर आप बैंक की प्रिपरेशन के हिसाब से कहें तो रीजनिंग में आपकी एक बेसिक अप्रोच क्या थी? कितना आपको पजल का जो सेशन जो मेरा इनिशिएटिव था, कितना हम्म। उसका उसका आपको बेनिफिट हुआ? और जो मैंने उसमें टॉप 10 की भी एक इनिशिएशन मैंने किया था, और वो यस। आज के टाइम पे, जो कि आपको अभी एलआईसी में गए काफी टाइम हो गया, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल काफी सुपर डुपर डुपर हिट हो गया है वो। मतलब वो काफी बच्चे जो हैं वो उससे अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। रीजनिंग की आपकी बेसिक अप्रोच क्या थी, और क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि रीजनिंग में फुल स्कोर कैसे आ सकता है? सर सजेशन में फर्स्ट और लास्ट सजेशन यही रहेगा कि आपके लेक्चर्स फॉलो करें, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा। एंड रीजनिंग में भी जो मिसलेनियस सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं अपने, उसमें बस यही कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर स्पीड आ ही जाती है, मॉक वगैरह लगाएं प्रैक्टिस करें तो स्पीड आ ही जाती है उसमें। मतलब मेरी तो आ गई थी, मुझे उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड रही बात पजल की, तो वो तो बस आपका जो लेक्चर फॉलो करेगा उसको पजल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से आप बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वही बेस्ट अप्रोच है उस। सर रीजनिंग में मैं आपके सामने तो और कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है, जो भी आपने कहा है हर एक चीज फॉलो करी है। कितना सना, वो जो पजल का सेशन था या टॉप 10 कॉन्सेप्ट था, कितना आपको फायदा किया, और कैसे आप उसकी जो है वो प्रिपरेशन में बहुत बड़ा हेल्प मानती हैं? तो रीजनिंग के प्रिपरेशन में मेरी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का जो क्रेडिट है वो आपके लेक्चर को जाता है, और जो स्पेशली टॉप 10। मुझे आज भी याद है, मैंने टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया था कि सर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं टॉप 10 में नहीं आ पा रही हूँ। वो स्टार्टिंग का फेज मुझे पूरा याद आ रहा है। तो ये रहता है कि अपने साथ पढ़ने वाले अगर आ रहे हैं टॉप 10 में कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो वो जो कंपटीशन होता है ना, वो बैठने नहीं देता है। तो अगर कोई शिद्दत से आपको फॉलो कर रहा है, आपके लेक्चर को फॉलो कर रहा है, तो उसको वो टॉप 10 की लत लगी जाएगी कि नहीं आज तो आना ही है, आज 7th पे है तो कल 5 पे तो होना ही चाहिए।
तो मुझे बहुत फायदा किया आपके उस टॉप 10 के लिस्ट ने। अभी भी मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हुए हैं मेरे मोबाइल में, जो जब भी मैं टॉप करती थी, टॉप 3 में मेरी रैंकिंग होती थी। सो इट्स बहुत अच्छा है वो सर। चलिए, मैं अभी सना से जो है वीडियो के बाद वो सारे स्क्रीनशॉट मांगने वाला हूँ और उसको मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी जरूर देखिएगा। श्योर श्योर सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल सना, मतलब मैं अभी स्टार्टिंग मैंने बोला ही कि जब एक टीचर को हमेशा वो स्टूडेंट पसंद होता है जो खूब सवाल करे, भले वो मैटर नहीं करता डाउट है या कुछ भी है, भाई आपके सवाल आएंगे तो समझ में आता है कि आप जो है वर्क में लगे हुए हो। और ये सना के साथ एक बेस्ट पार्ट था कि सना ने हमेशा अपने ऊपर काम किया, अपनी कमियों पे वर्क किया, जो कि करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और उसका नतीजा है कि आज जैसे कह रही है कि सना की वो जो जब सैलरी आती है तो वो फील होता है कि हमने वाकई कुछ पाया है और कुछ हमने बनाया है। सना, मेंस का जो एक सीक्वेंस होता है, हम्म। बहुत सारे बच्चे मेंस और प्रीलिम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस अप्रोच से प्रीलिम्स किया है उसी अप्रोच से हम मेंस भी कर लेंगे, और डेटा के अकॉर्डिंग 70 to 75% बच्चे इस कारण से मेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं। और उन्हें सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही समझ में आता है कि देखो, मेंस जो है वो प्रीलिम्स से अलग है। प्रीलिम्स एक स्पीड ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, जबकि मेंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेस्ड है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत डेप्थ आते हैं। मेरा सवाल सना आपसे यह है कि आपने मेंस वाले क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे की, स्पेशली जो मैथ और रीजनिंग के हाई लेवल पैटर्न पूछे जाते हैं। सर मेंस की जो प्रिपरेशन थी, मैंने स्टार्टिंग के 2 मंथ्स पहले बस प्रीलिम किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ कंसेप्ट नहीं पता था। तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है उसमें हम ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट अपने जो भी टॉपिक से रिलेटेड है बेसिक वो क्लियर कर सकते हैं, जो मेरा तो हो गया था। तो फिर थर्ड मंथ से ना मैंने वीकली मेंस का स्टार्ट किया था कि वीक में सैटरडे संडे मेंस की स्टडी करनी है। और प्रीलिम्स तो चल ही रहा था, मतलब प्रीलिम्स का ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने प्रीलिम्स का स्टडी नहीं किया। रोज 1 घंटा तो मिनिमम मैं प्रीलिम को देती ही थी, एंड सैटरडे संडे को मेंस ज्यादा करती थी। तो उसमें ये था कि सैटरडे को मैं क्वांट करती थी और संडे को रीजनिंग। एंड उसमें पहले तो स्टार्टिंग के में ऐसे था कि जो भी मेंस के लेक्चर्स होते थे यूट्यूब पे, आपके हो या बाकी के सब्जेक्ट के क्वांट के वगैरह, तो मैं लेक्चर से ही करती थी कि टीचर को कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। ये सब देखते धीरे धीरे करते फिर मॉक देना स्टार्ट किया। तो मॉक में भी स्टार्टिंग में ये था कि टाइमर के साथ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डर लग रहा था कि अगर बहुत कम मार्क्स आ गए तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 मार्क्स, मतलब 1-2 महीने मैंने स्टार्टिंग में मार्क्स जो है वो टाइमर के बिना दिया कि अपने को कितना आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फिर उसके बाद टाइम के साथ फिर देने लगी टाइमर के साथ में। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें अप्रोच करना पड़ेगा। अगर ये हम सोच के चले कि नहीं मेंस अभी लिया है और अब आज ही आ जाना चाहिए, तो फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस भी लो होगा और लगेगा कि एग्जाम भी नहीं क्लियर होने वाला है। तो ऐसे धीरे धीरे ही अप्रोच मैंने किया था मेंस के लिए। नहीं, बिल्कुल यही अप्रोच करनी ही चाहिए, और यही सबसे बेस्ट तरीका ही है। क्योंकि हाई लेवल कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो आपकी अप्रोच थोड़ी सी स्लो हो स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने लगती है तो आपको आइडिया लग जाता है कि मेंस की हमें पढ़ाई कैसे करनी है। सना, मॉक टेस्ट की भूमिका एक स्टूडेंट के जीवन में कितनी जरूरी है? क्योंकि बीइंग अ टीचर हम तो हमेशा बोलते हैं कि देखो, मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाना है। आपने मॉक टेस्ट की भूमिका को क्या कितना समझा है, और आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के लिए वो कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है उसकी प्रिपरेशन में? सब मॉक टेस्ट मतलब अपने आप को हम चेक कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका मतलब एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मेहनत का ही रिफ्लेक्शन है हमारा मॉक रिजल्ट। तो मैं तो स्टार्टिंग में जो है वो वीकली देती थी मॉक, चाहे प्री का हो, मतलब स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 3 to 3 मंथ्स लगभग वीकली देती थी। फिर उसके बाद जब मेरा थोड़ा कमांड आने लगा तो प्री का मैंने ये देखा कि प्री में जो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश है, 1 आवर्स का मॉक होता है, और अगर मैं एक मॉक दे दूं तो उस दिन का मेरा प्री का स्टडी ही खत्म हो जाएगा। ऐसे मैंने खुद का मतलब ऑब्जर्व किया था। तो फिर मैं डेली बेसिस पे एक मॉक लगा देती थी प्री का।
तो मेरा प्री का फिक्स था कि जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं निकले मैं डेली मॉक लगाती थी एक, और उसी में मेरा मतलब प्री का उस दिन का स्टडी हो जाता था। और मेंस का जब थोड़ा मतलब कंसेप्ट क्लियर हुए मेरे, मेरा थोड़ा डर कम हुआ, तो फिर हफ्ते में मैं 2 मेंस के लगाती थी, कभी कभी 3 लगा देती थी मॉक। तो इस तरीके से मेरा प्री और मेंस साइमल्टेनियसली चल रहा था, ऐसा कभी नहीं था कि बस मेंस किया है या फिर कभी बस प्री किया है। हाँ, एग्जाम के पहले अगर प्रीलिम का एग्जाम है तो फिर 10 दिन पहले बस प्री ही करती थी, और जब मेंस होता था तो उस टाइम पे तो रिवीजन और मेंस बस यही। लेकिन जब एग्जाम नहीं होता है उस पीरियड में दोनों को, प्री और मेंस को साथ ही लेके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। सना, मॉक को एनालिसिस कैसे करना चाहिए? मतलब क्या एक बेस्ट तरीका है कि मॉक को हम प्रॉपर एनालाइज करके अपनी इंप्रूवमेंट या कमियों को देख पाए? सब मॉक में सबसे पहले तो मैं मेरा बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। जो भी रिजल्ट आता था उसमें सबसे पहले मैं एक्यूरेसी देखती थी, मार्क्स में बाद में देखती थी, पहले मैं एक्यूरेसी देखती थी। और मेरी एक्यूरेसी हमेशा मतलब 95+ तो हमेशा ही रहती थी। तो वो बहुत मैटर करता है मुझे लगता है। एंड उसके बाद मार्क्स देखने के बाद सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वो कितने टाइम में किए, ये ज्यादा मैटर करता है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब जिस क्वेश्चन को लगना चाहिए 2 मिनट उसको लगा दिया 5 मिनट, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे जो मेरे परफेक्ट टाइम में हो जाते थे वो मैं देखती थी, फिर बाद में जिसको ज्यादा टाइम लगा वो देखती थी। एंड देन जो गलत हुए, जहां पे मेरी एक्यूरेसी जिसकी वजह से बिगड़ी, ऐसे क्वेश्चन थर्ड टारगेट रहता था मेरा। एंड देन जो नहीं आया, तो जो नहीं आया उसमें मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता था कि मेरे एक तो कंसेप्ट नहीं क्लियर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या फिर मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो यही 2 रीजन होते थे जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए उसके लिए। और जो पहले 3 क्वेश्चन कैटेगरी के क्वेश्चन थे उसमें मैं ज्यादा वर्क करने का ट्राई करती थी, क्योंकि जो छूट रहा है वो तो छूट जाएगा एग्जाम में भी, लेकिन जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो परफेक्टली अटेम्प्ट हो, एक्यूरेसी वहां पे बनी रहे और टाइमली हो, ये ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने ऐसे किया था सर, एनालिसिस में ऐसे ही करती थी। यही तरीका ही है, और इसी तरह से करके जो है हम अपनी कमियों को देख पाते हैं। और ये मतलब मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही यस आपको सर। आपकी ग्रोथ देता है। सना, क्रिटिसिज्म ये एक ऐसा वर्ड है जो एक्चुअल में तो जिंदगी भर चलता है हमारे साथ। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप सुन रहे हैं, आप पीओ बनेंगे, डबल यू बनेंगे, फिर आप वहां रोल बनेंगे, फिर वहां रोल बनेंगे, लेकिन आपको बोलने वाले लोग कभी नहीं मिलेंगे। हर जिंदगी की स्टेज में आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कब दिखता है? जब हम प्रिपरेशन दौर में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई के बाद दूसरा अगर हमें कुछ सुनने में आता है तो बस यही सुनने में आता है कि वो फलनमा कुमार आके बोल गए हैं कि ये 6 महीने से तो पढ़ाई कर रहे हैं, अब क्या है। वो ढकनमा कुमार जो है वो 1 साल में बोल गए हैं कि ये तो काफी टाइम से लगे हैं। और सना, ऐसे क्या होता है कि इससे बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। मतलब उनका एक डिमोटिवेशन कि यार मतलब कैसे कोई हम पे सवाल उठा सकता है, अब मैं नहीं करने वाला हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये कॉमन समस्या है। आई एम श्योर कि सना आपने भी ऐसी चीजों को फेस किया होगा, हर किसी यस ने सर। फेस किया है। तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया सना? और जो ऐसे बच्चे ऐसी सिचुएशन में जाके फंस जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर सबसे पहले तो जो ये डिमोटिवेशन है ना, ये तभी आता है जब हमारा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो पहले तो मुझे मेरी मेहनत पे पूरा भरोसा था कि मैं कर रही हूँ तो मेरा हो जाएगा, मतलब ये मेरा 100% मैं दे रही हूँ। अगर नहीं भी होता है तो भी मुझे खुद पे जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो विश्वास है वो तो मेरा बना रहेगा कि मैंने अपना तो 100% दिया। तो अपने आप से लॉयल रहना चाहिए, पहली बात तो ये। एंड सेकेंडली ज्यादा मतलब ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ ऐसे। अब जितने ज्यादा लोगों को हम बताएंगे उतने ही लोग फिर आके पूछेंगे कि क्या चल रहा है तेरा, फिर बताना पड़ेगा। तो कम से कम लोगों को बताइए, और जो अपने सच्चे फ्रेंड्स हैं उन्हीं को बताना चाहिए, अपने फैमिली तक ही रखना चाहिए पहली बात तो। और ये बात मैंने सर आप ही से सीखी है। आप हमेशा बोलते थे कि जो टारगेट लेके चल रहे वो जब तक हो नहीं जाता तब तक मत बताओ लोगों को। तो ये बात तो सर मैंने आप ही से सीखी है, मैं ऐसे ही करती थी।
और जहां तक मेरा फ्रेंड सर्कल था वो काफी कम हो गया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब ना के बराबर ही था। तो बस मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे फैमिली, मेरी किताबें, मैं और मेरी प्रिपरेशन, बस इतना ही चल रहा था। तो मैं डिमोटिवेशन तो मतलब डिमोटिवेट तो कभी हुई नहीं। और मैं जैसे मेहनत कर रही थी वैसे मुझे रिजल्ट भी दिख रहा था। ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको कुछ नहीं दिखता है। धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, तो तब तक वेट तो करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज स्टार्ट किया और आज ही हम प्रो बन गए। तो अगर मेहनत आपकी मतलब सच्ची है और आप ऑनेस्टली कर रहे हो, लॉयल हो खुद से, तो फिर ये डिमोटिवेशन वर्ड ही नहीं होता है सर डिक्शनरी में उस टाइम पे। तो मतलब मेरे तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और कितना सना लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ जब उन्हें पता चला कि अब जो है वो सफलता उस दौर पे पहुंच चुकी है जहां पे फाइनली हम माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। कितना लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ सना। कितना मतलब हमने देखा कि जो कभी दोस्त नहीं थे वो रिजल्ट आते ही मित्रवत हो गए। इसको आप अपने शब्दों में बयां करिए। यस सर। सर चेंज तो बहुत ज्यादा हुआ, एंड स्पेशली जैसे कि LIC डबल एओ ये 3 साल में एक बार आता है, और डबल एओ इस पोस्ट के बारे में किसी को उतना नहीं पता है। बट जब लोग सैलरी पूछते हैं और जब बताते हैं कि 1 लाख सैलरी है, तो वहां पे लोगों का मतलब फेस ही बदल जाता है कि इतनी छोटी हुई सी लड़की 1 लाख पर मंथ कमा रही है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो बहुत चेंज होता है। लोग खुद से अप्रोच करते हैं, खुद से बोलते हैं कि मेरे बेटे को बता दो, मेरी बेटी को बता दो कैसे तुमने पढ़ाई करी। वही लोग जो पहले बात तक नहीं करते थे, मतलब कभी ऐसे ये नहीं था कि चलो इनसे कभी बात हो पाएगी, वो वैसे भी लोग आके पूछते हैं, अप्रोच करते हैं। फैमिली में मम्मी पापा को हमेशा मतलब तारीफ ही सुननी पड़ती है कि आपकी बेटी ने कर दिखाया। तो बहुत अच्छा लगता है सर। परसेप्शन तो बहुत चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे भी मैं यंगेस्ट हूँ अपने पूरे बैच में। तो यहाँ पे भी सारे फैकल्टी से बहुत तारीफ मिलती है कि हाँ, बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो अच्छा लगता है सर। देखो वैसे तो मैं पूछता लेकिन अभी सना ने खुद ही बताया है कि उनकी सैलरी, आपको मैं बताऊं, एक मैंने आप लोगों से एक सैलरी स्लिप मैंने शेयर करी थी जो मैंने बहुत सारी डिटेल हाइड करके करी थी, है ना। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे स्टिल, लेकिन वो LICWO की सैलरी थी जो कि नए स्ट्रक्चर में चेंज होके बनी है। आई एम श्योर कि सना के नंबर्स भी उतने के ही आसपास होंगे जैसे वो नंबर वो बता रही हैं। सना, पेरेंट्स का कितना मतलब एक रिएक्शन जो एक होता है सिलेक्शन होने के बाद, क्या था वो? तो पहले तो मैं खुद ही शॉक थी। रिजल्ट आने के बाद लगभग 15 मिनट तक मैं रो ही रही थी कि हाँ, हो गया मेरा। तो फिर सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया था, तो मम्मी भी मतलब रोने ही लगी थी कुछ। हम 10 मिनट तक कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे, बस रो ही रहे थे। इतना मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। फिर पापा को बताया तो सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, हो गया, मतलब पिछले 2 साल से लगी है ये लड़की और अब जाके हो गया। मतलब एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप तो लगे हुए हो, लेकिन आपके पेरेंट्स भी आपको पूछने लगते हैं कि कब तक और कब कितने एग्जाम्स देने हैं। तो था कि हाँ, अब एंड हो चुका है, अब सफलता मिल चुकी है। तो सब बहुत खुश हुए थे। बहुत अच्छा था सर, सब एक्सपीरियंस वो। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सना। तुम्हारी बातों से हम वो महसूस कर सकते हैं वो मोमेंट और उन क्षणों को। और ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है, मतलब ये मैं हर किसी को कहूंगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कल जब यस आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे ना तो आपको प्रिपरेशन के दिन सबसे गोल्डन लगेंगे कि अच्छा हुआ उन दिनों में मैंने हार्ड वर्क किया। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ सुना बच्चों को कि देखो, मेरी एडवाइस आज आपके लिए इफेक्टिव है। अगर आपको, क्योंकि मेरी बात आप आज न मानो, 5 साल बाद मानो, लेकिन समझ में तो आएगा कि अर्पित सर बोल तो ठीक रहे थे। लेकिन 5 साल बाद अगर आप रियलाइज करोगे तो अर्पित सर तो ज्ञान दे देंगे लेकिन सही समय नहीं होगा कि आप उस ज्ञान को यूटिलाइज कर पाए। क्यों? क्योंकि समय लिमिटेड होता है। तो यस। ये बहुत प्रेशियस मोमेंट होते हैं ये, और इन्हें जरूर जीना चाहिए। सना, LICWO में हमने जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हम ऐसे सैलरी वैलरी देख लेते हैं, फिर बड़े पर्क्स उसमें लिखे होते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। क्या हैं ये?
सब बहुत कुछ है। मतलब पर्क्स की अलाउंसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा है, बट अभी जैसे कि प्रोबेशन में हम हैं, तो प्रोबेशन में 1 ईयर नहीं होता है इतना ज्यादा, बस सैलरी आती है। बट एचआरए मिलता है, और गेस्ट हाउस वगैरह ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बट इसके बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगा 1 ईयर के बाद, तो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मतलब लीज मिलेगा या फिर एचआरए। सेकेंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर न्यूज़पेपर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मतलब अलाउंसेस की तो बस एक लिस्ट ही है। अपनी सैलरी के अलावा इतनी सारी चीजें हैं कि हम हमें याद भी नहीं कि क्या क्या मिलने वाला है। बहुत बड़ी लिस्ट है अलाउंसेस की। सो नाइस, सो नाइस। मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो एकदम सच है, और ये सारे बेनिफिट्स हमें एलआईसी देता है। बहुत। अच्छा सना, हमने एलआईसी के बारे में भी बहुत कुछ सुना है कि एलआईसी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, एक हेल्दी एक एटमॉस्फेयर जो एक ऑफिशियल होता है, और हम अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारी वर्किंग जो है वो एक लिमिटेड आवर्स में होती है, उसके बाद अपने लिए हम टाइम दे सकते हैं। क्या है ये? सर, अगर बात करें वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर यहाँ पे भी है, बट उतना नहीं है जितना हम बैंक के बारे में मतलब सुनते हैं। और जहाँ तक टाइमिंग की बात है, तो 5:30 तक ये क्लास 2-3 का टाइमिंग है, बट क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, तो अगर हम ऑफिसर हैं, ऑफिसर की सैलरी ले रहे हैं, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। सो 7 तक बच जाता है मतलब नॉर्मली। और अभी कैसे मार्च एंडिंग नजदीक है, तो रश ज्यादा है ब्रांचेस में। तो हम खुद ही हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं ब्रांचेस में, लेकिन हमें 7 बज जाता है निकलते निकलते। सो वर्क है, लेकिन इतना अगर हम अपने सीनियर से बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इतना पूरे ईयर में नहीं रहता है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है, और ऊपर से सैटरडे संडे छुट्टी तो है ही। तो अगर आप सैलरी ले रहे हैं, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। सो ये ऐसा है। तो मतलब 2 दिन का हमें कंप्लीट ऑफ मिल जाता है, और यस। हमारी वर्किंग कुछ दिनों में है ना, कि जैसे अभी मार्च क्लोजिंग है तो हो सकता है 1-2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा हो, अदरवाइज हमारी वर्किंग एक टाइमिंग से ही होती है, और टाइमिंग हम सी होती है, सो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं सर। किसी किसी बच्चे को सना, अगर एलआईसी डबल ए उसका टारगेट है कि नहीं मुझे फोकस करना है एलआईसी को, तो क्या ऐसा मंत्राज है कि जिससे वो एलआईसी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर ले डबल ए का? सर, LIC जैसे कि जब ये आया था, तो हमें खुद ही नहीं पता था कि LIC होता क्या है, क्योंकि हम सब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते थे। और ये जो नोटिफिकेशन, ये 3 इयर्स में एक बार आती है। तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, वो सारे इस एग्जाम को पहली बात तो जब अगर कभी भी आए तो अप्लाई करें। ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है, सिलेबस पूरी तरीके से सेम है। और जिस तरीके से हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, सेम वही है। मतलब हम सारे जो भी यहाँ पे आज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो सारे बैंकिंग के ही एस्पिरेंट्स हैं। तो स्ट्रैटेजी में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप अपने बेसिक क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, एंड मॉक दो। बस यही है सर इसका मंत्र, और कुछ मैंने तो कुछ अलग नहीं किया था। नहीं नहीं, वाकई मतलब अ, अगर हम बैंकिंग की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी जर्नी को अगर हम यहाँ फॉलो करते हैं, तो यस हमें सर। बेनिफिट जो है वो बराबर मिल जाएगा, वैसे ही मिलेगा। बराबर ओके मिलेगा। Yes, sir। सना, जैसे 2 साल की तैयारी का दौर था, तो जाहिर सी बात है कई फेल्योर भी आए होंगे, है ना? हम्म। कई हो सकता है प्रीलिम्स ना क्वालिफाई हुए होंगे, कई मेंस में जाके रह गए। तो ऐसा कितनी बार हुआ सना, और जब ऐसा होता था तो हम कैसे खुद को रिकॉल वापस से करते थे कि नहीं यार, उठना है, करना है और करके दिखाना है? सर, मेरे मामले में ऐसा था कि मैंने प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करी थी, और मेरी एज 21 कंप्लीट नहीं थी। तो जो भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम है, जैसे कि बैंक पीओ, उसके लिए मैं इलिजिबल ही नहीं थी। बट आईबीपीएस पीओ में मेरा फॉर्म सबमिट हो गया था, तो मैं वहां पे मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया है। और मैंने पूरे 2022 के ईयर में 6 एग्जाम्स दिए थे, जिसमें मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, बट मेंस नहीं क्लियर हुआ था। एंड मुझे आज भी डेट भी याद है कि 15 जनवरी 2023 को, जब मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था, पेपर तो मेरा अच्छा हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि चलो ये तो पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले तो मैंने बस फेल्योर ही देखे थे 6 एग्जाम्स में। ये मेरा 7th एग्जाम था। तो उसी दिन में मतलब
एग्जाम देके मैं बाहर आती हूँ तो मुझे LICAA के नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आता है। और वहां पे मतलब जब लोग बात कर रहे थे कि 1 लाख सैलरी की जॉब है तो बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर जब वैकेंसी देखी कि 300 वैकेंसी है तो सोचा कि अब तो बिल्कुल भी अप्लाई ही नहीं करना है, क्यों 1,000 रुपीज हम वेस्ट करें घर वालों का, ऐसी ऐसी फीलिंग थी। तो वो घर में जब पता चला तो फिर भैया ने मेरे कहा कि अब जून से बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो तब तक तू क्या करेगी, तो तू ये फॉर्म भर दे। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और बस ऐसे ही प्रीलिम्स देते टाइम और मेंस देते टाइम ये था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म्स जो है वो 7 लाख स्टूडेंट ने भरा था और अभी तक मेरा बस मैं फेल्यूर ही देख रही थी। तो 7 lakhs में से कहाँ 300 चुने जाएंगे और उसमें से कहाँ सना अंसारी का नाम होगा, ये मतलब रोज यही फीलिंग आती थी कि कुछ नहीं होने वाला, इस एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो थोड़ी उम्मीद आई कि हाँ चलो मेंस, अब मेंस दे ही देते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं, तो मेंस दिया। एंड जब मेंस की लिस्ट में नाम आया तो फिर हुआ कि नहीं, अब तो पूरा अच्छे से ही 100% दे के आना है इंटरव्यू में, ताकि क्लियर हो ही जाए। एंड मेरा इंटरव्यू जो है इस तीनों एग्जाम में सबसे बेस्ट पार्ट मेरा इंटरव्यू रहा है। एंड इंटरव्यू के टाइम पे मेरी एज जो है वो 21 थी। यही एक सेंटेंस काफी था पैनल को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब पैनल इसी बात से इम्प्रेस हो गए थे कि जिस एज में किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या है गवर्नमेंट जॉब, उस एज में तुम मेरे सामने बैठी हो। तो इसी में मेरा 15 मिनट में मेरा इंटरव्यू क्लोज हो गया और बहुत इम्प्रेस थे, और उन्होंने मतलब जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया था तो मुझे लगा था कि हाँ इंटरव्यू में तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड मैं नोट डाउन करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो भी हमारी यहाँ पे बैच है उसमें इंटरव्यू में मुझे हाईएस्ट मार्क है। अरे मुझे 56 है आउट ऑफ 60, जो कि हाईएस्ट है यहाँ पे। वाह, यानी 56 मार्क्स हमने गेन किए 60 में से। यस राइट। सर। सना, इंटरव्यू का एक, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का IBPS PO मेंस क्लियर हुआ है और इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के वो बेस्ट कीवर्ड्स बता दो कि यार ऐसे इंटरव्यू में कर लो ना तो इंटरव्यू तो क्रैक है फिर। सर इंटरव्यू के लिए यही है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आपका नॉलेज कितना है वो उतना, मतलब नॉलेज तो चेक प्रीलिम्स और मेन से हो ही गया है, लेकिन आपकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, आपकी ऑनेस्टी, आप कितना सच बोल रहे हो, ये सारी चीजें ना देखा जाता है। आपका बिहेवियर, आप कितने हम्बल हो, अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन का सवाल का जवाब आ रहा है तो आप किस वे में सॉरी बोल रहे हो, ये सब जज किया जाता है। और मतलब इसी पर से ना जो पैनल होते हैं उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जितनी आपकी एज है उतना तो उनका एक्सपीरियंस ही होता है। तो ये सब मैटर बहुत करता है कि आप अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ना कि आप वहां पे बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल दोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यही है कि जैसे हो वैसे जाओ, वैसे रिप्रेजेंट करो। आप जैसे भी हो बेस्ट हो, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू में ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी चेक की जाती है, यस सर। क्योंकि यस सर। क्योंकि नॉलेज उसने ऑलरेडी प्रीलिम्स और ऑलरेडी मेंस में चेक देख हो लिया है। चुका। तो यस। अभी ज्यादा GA का पढ़ के मत जाना कि RBI में नए कौन आ गए हैं। अभी अभी यस केवल सर। अपनी पर्सनालिटी पे हमें काम करना है कि हमारा यस सर। वे ऑफ टॉकिंग क्या होता है, हमारी ऑनेस्टी कितनी है, हमारा रिप्रेजेंटेशन, और यही मैटर करता है, क्योंकि आप एक ऑफिसर की पोस्ट में हैं। आप लोगों को वहां पे जाके डील करेंगे, आपके अंडर में टीम होगी, उसको रिप्रेजेंट आपको करना है, तो आप भी एक अच्छी पर्सनालिटी तो होने ही चाहिए। राइट। यस सो सर। सना, आज बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। और जितनी एक मैंने नया इनिशिएट किया है सना, जहाँ पे बच्चों की जो टाइमली क्वेरीज हैं, जो समय समय पे ऐसे उनके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उन बच्चों से ऐसे 10 मिनट का 15 मिनट का सेशन करूंगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ताकि वो अपना अनुभव साझा करें, ताकि वो बच्चे जो अभी प्रिपरेशन फेज में हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, उन्हें आपकी ये वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। बाकी मैं सना के लिए यही कहूंगा कि चूंकि मैं तो शायद बिगनिंग से जानता हूँ, आई थिंक तुम्हारी प्रिपरेशन सना, सो बीइंग अ टीचर इट्स प्राउड मोमेंट फॉर मी यार कि LIC में आप हो, AAO में आप हो, और बहुत अच्छे, क्योंकि हमेशा मेरा आर्टिकल देने का एक उद्देश्य ये होता है सना कि आप अधिकारी तो बनो, वो तो मेरा उद्देश्य है ही, वो तो मुझे आपको बनाना ही है, मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए आया हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आप एक समाज को रिप्रेजेंट करो, आप समाज में आदर्श स्थापित करो, और वो
सना आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। थैंक यू सर। तो इस चीज की मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पोस्ट में आके भी आपकी वो लर्निंग की अभी भी स्किल प्रॉपर है, और ये एटीट्यूड आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। सो वंस अगेन सना, आपको आपके सिलेक्शन की, आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और समाज में आप एक अच्छे अधिकारी बने, अच्छे अधिकारी के रूप में समाज में आप जाने जाएं, और आपसे जुड़ के जो भी एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो साझा करेगा, मुझे उम्मीद है कि आप उसे बेहतर जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सना। सो ये थी हमारे साथ सना अंसारी, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने बहुत अच्छे समझी है। LICWO में ये कार्यरत हैं, और अभी इनका प्रोविजन टाइम जो है वो चल रहा है, जो कि जब जल्दी कंप्लीट होगा, फाइनली ये ऑफिसर रैंक पे वर्क करेंगी। और इन्होंने हमें ये बताया कि LICWO किस तरह से है, एज अ स्टूडेंट हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से हर्डल्स आते हैं जिनसे हमें उबरना है, क्योंकि दिक्कतें जिंदगी की हर सिचुएशन में आएंगी। अगर आप दिक्कतों को देखोगे तो दिक्कतें कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, है ना। आप, यस समुद्र सर। अथाह है, आपको नाव लेके उस समुद्र को पार करना है, और वो बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन चैलेंज के साथ अगर आपने उसको पार कर लिया तो फिर समाज आपका इनाम लेता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम किसी और सना अंसारी के साथ होंगे, उनकी स्टोरी को प्रॉपर सुन रहे होंगे, और उनसे भी प्रॉपर हम लोग मोटिवेट होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।